बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुर्रहमान, योर बायोलॉजी टीचर। आज स्टूडेंट्स हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ माइकोराइज़ी। ये बेसिकली कंटिन्यूएशन है आपके प्रीवियस सेशन में जो हमने लाइकेंस स्टार्ट किए थे। दैट वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद एल्गी, और आज जो हम सेकेंड टाइप पढ़ने जा रहे हैं दिस इज म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। ओके, तो डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं। All right, this is mutualistic symbiotic association in fungi. All right students, mutualistic symbiotic association से क्या मुराद है? इस तरह का ताल्लुक जिसमें कोई भी दो मुख्तलिफ इकसाम के जानदार आपस में मिल के रह रहे होते हैं और एक दूसरे को बाहम फायदा पहुंचा रहे होते हैं, दैट इज म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक एसोसिएशन। फंजाई के अंदर जो दो मुख्तलिफ इकसाम की सिम्बायोटिक एसोसिएशंस पाई जा रही हैं, इनमें से एक हम प्रीवियस सेशन में देख चुके हुए हैं और दूसरे को हम अभी डिटेल से देखेंगे। द फर्स्ट वन वाज लाइकेंस एंड द सेकेंड वन इज माइकोराइज़ी। ऑलराइट, अब लाइकेंस में हमने ये देखा था कि दिस इज द म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन जिसमें एक हेटेरोट्रॉफिक पार्टनर है दैट इज फंजाई और दूसरा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक पार्टनर है दैट इज एल्गी। ओके, माइकोराइज़ी को जब हम देखें तो इसकी टर्म के ऊपर गौर करने से हमें यह पता चलेगा इट कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स। ओके, माइकोज दैट इज द फंगस, ऑलराइट, और दूसरा जो वर्ड है दैट इज राइजी फ्रॉम राइजॉइड्स एंड राइजॉइड्स आर रूट्स। यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? रूट्स ऑफ द वेस्कुलर प्लांट्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, दीज आर द रूट्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि वेस्कुलर प्लांट्स क्या होते हैं? ओके, Vascular plants are normally known as higher plants. ऐसे पौधे कि जिनके अंदर जो conducting tissue है xylem और phloem मौजूद होता है, they are known as vascular plants, और generally इनको हम कहते हैं कि चूंकि इनके पास complex tissues मौजूद हैं बाकी bryophytes और mosses वगैरह की निस्बत, तो these are higher plants. Alright, अब students आपकी बुक में एक फिगर दिया हुआ है जो multiple choice question के लिए important है कि 95% of vascular plants they have this type of association जिसको हमने कहा है mycorrhizal association। अब mycorrhizae के अंदर एक पार्टनर फंगस, it is again the heterotrophic partner, और दूसरा पार्टनर that is the roots of the vascular plants, और रूट्स हमेशा ग्रो कहां पे कर रही होती हैं? into the soil towards the substratum। ओके, अब अगर ये रूट्स सॉइल के अंदर ग्रो कर रही हैं तो फंजाई इनके लिए क्या फायदा पहुंचा रही है और प्लांट्स बदले में फंजाई को किस तरह से फायदा पहुंचाते हैं, इसको हम एनलिस्ट कर लेते हैं यहां पे। नंबर 1, फंजाई इन माइकोराइज़ी। फंजाई क्या क्या काम कर रही है? नंबर 1, फंजाई इज हेटेरोट्रॉफ, तो इसका मतलब है ये अपनी खुराक तो खुद नहीं बना सकती, but at the same time it is decomposer। तो ये क्या करेगी? यहां पे स्टूडेंट्स एक टर्म में लिख रहा हूं, mobilize the minerals present in soil। ओके, इससे क्या मुराद है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ मिनरल्स, कुछ केमिकल एलिमेंट्स फिक्स्ड फॉर्म में मौजूद होते हैं सॉइल के अंदर, तो उनको प्लांट्स की रूट्स के लिए अवेलेबल बनाना, दिस इज टू मोबिलाइज दीज मिनरल एलिमेंट्स। कौन कौन से मिनरल एलिमेंट्स इसमें शामिल हो सकते हैं? फास्फोरस, जिंक, कॉपर, नाइट्रोजन और बहुत से दूसरे एलिमेंट्स जो कि प्लांट्स की रूट्स को पहुंचा दिए जाते हैं एज रॉ मटेरियल फॉर देयर ग्रोथ।
ओके अब फिर और क्या काम परफॉर्म कर सकती है फंगस? इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। अब ये वाला जो जुमला है, ये स्टेटमेंट देखने में तो बहुत सिंपल सी लग रही होती है, लेकिन स्टूडेंट्स ये बहुत अहम बात है। किस लिहाज से? कि अगर प्लांट्स की रूट्स का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें पहले से रूट हेयर्स मौजूद हैं टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, लेकिन एट द सेम टाइम अगर जो रूट हेयर्स हैं उनके साथ असिस्ट करने के लिए फंगल हाइफे भी मौजूद हों कि जो न्यूट्रिएंट्स को और मिनरल्स को और इर्द गिर्द के केमिकल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करके प्लांट्स तक पहुंचा दें, तो प्लांट की अपनी ग्रोथ पहले से डबल हो सकती है। तो इस वजह से सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए तो उसका अल्टीमेट फायदा किसको है? प्लांट्स को। और अगर प्लांट्स को फायदा पहुंच रहा है तो द प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ द इकोसिस्टम, तो उससे अल्टीमेटली हमें भी बेनिफिट मिल सकता है। ओके, सो माइकोराइजल एसोसिएशन इज अ माइनिंग प्रोसेस, जो कि जबरदस्त किस्म का एक कुदरती सुरंग बनाने का निजाम है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जो फंगल हाइफे हैं वो रॉक्स के अंदर घुस जाते हैं और वहां से मिनरल्स को तोड़ तोड़ के प्लांट्स को पहुंचाना शुरू हो जाते हैं। तो बदले में प्लांट्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं, इसको भी अभी देख लेते हैं। प्लांट्स इन माइकोराइजिंग और माइकोराइजल एसोसिएशन। अब पौधे फंजाई को किस तरह से फायदा पहुंचा सकते हैं? नंबर 1, जो सबके सेन में मौजूद होगा पॉइंट, प्रोवाइड्स फूड एज ऑर्गेनिक कार्बन टू फंजाई। ओके, ऑर्गेनिक कार्बन से क्या मुराद है? शुगर्स की फॉर्म में कार्बन को फिक्स किया जाता है और फिर बनी बनाई तैयार शुदा खुराक फंजाई को दे दी जाती है। लेकिन दूसरा पॉइंट जो स्टूडेंट्स यहां पे मैं लिखने लगा हूं, ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू फंजाई। किससे प्रोटेक्ट कर रहा है? फ्रॉम environmental stress, drought, and soil contamination. All right? अब देखें, ये बहुत अहम 3 पॉइंट्स मैंने यहां पे समराइज कर दिए हैं विद इन द पॉइंट नंबर 2। सबसे पहली चीज है एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस। जो माहौलियाती तब्दीलियां आती हैं उसकी वजह से ऐसा भी पॉसिबल है जैसे कि सर्दी, बहुत ज्यादा गर्मी, या कोई और इस तरह का केमिकल एफ्लुएंट्स वगैरह आ जाए सॉइल के अंदर, या बिल्कुल ही खुश्क साली हो जाए, पानी ही ना रहे उस सॉइल के अंदर। तो इन तमाम सूरतों में रूट्स का काम यह है कि अपने म्यूचुअल बेनिफिशियरी जो कि फंगस है यहां पे, जो उसको फायदा पहुंचा रहा है, उसकी हिफाजत करे ताकि जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो प्लांट दोबारा से उससे फायदा हासिल करने के लिए तैयार हो। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहां पे मजीद ऐड कर लिया। ओके, देन देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइकोराइजे। Types of mycorrhizae. Okay, आप लोगों के लिए एग्जाम्स और क्विजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडोमाइकोराइजे एंड एक्टोमाइकोराइजे? ओके, इनके नाम लिखते हैं और फिर इनको मैं डिफाइन करता हूं आपके लिए ताकि इसको आप अच्छी तरह से समझ सकें। नंबर 1, एंडो mycorrhizae. Okay,
and number 2 ectomycorrhizae। जी स्टूडेंट्स, अब माइक्रोराइजे के मीनिंग्स तो मैं आपको बता चुका हुआ हूं, लेकिन यहां पे दो मजीद अल्फाज का इजाफा कर दिया गया है, एक एंडो, ऑलराइट, और दूसरा एक्टो। अब माइक्रोराइजल एसोसिएशन तो वहीं की वहीं रहेगी, लेकिन एंडो और एक्टो माइक्रोराइजे में क्या डिफरेंस है, तो उसके लिए स्टूडेंट्स इन फिगर्स की मदद से हम यहां पे देखते हैं। अब देखें, जो एंडोमाइक्रोराइजल एसोसिएशन है, इन दिस टाइप ऑफ एसोसिएशन द हाइफे दे स्टार्ट टू ग्रो अराउंड द रूट्स। रूट्स के इर्द गिर्द फैलना शुरू होते हैं, और फिर क्या होता है कि सेल्स के अंदर तक धंस जाते हैं, सेल वॉल्स को पेनिट्रेट करते हैं, उनके अंदर खुब जाते हैं, और साइटोप्लाज्म तक इनकी पहुंच हो जाती है। अब यहां पे एक अहम बात याद रखनी है कि एक चीज हमने पढ़ी थी, हॉस्टोरिया। ओके, हॉस्टोरिया आर द राइजोइड्स दैट आर पैरासिटिक इन नेचर। ओके, उनका काम क्या है, अपने होस्ट को नुकसान पहुंचाना। लेकिन स्टूडेंट्स, यहां पे ये जो हम एंडोमाइक्रोराइजल या एक्टोमाइक्रोराइजल देख रहे हैं, इन हाइफे का काम, फंजाई के हाइफे का काम प्लांट्स को नुकसान पहुंचाना कतन नहीं है, बल्कि उसको बेनिफिट्स पहुंचाएंगे। ऑलराइट, किस तरह से बेनिफिट्स पहुंचा रहे हैं इस फिगर में देख लें आप, कि बाहर से मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया जाता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो हाइफे चूंकि रूट हेयर्स की तरह मिनरल्स को और वाटर को सप्लाई कर रहे हैं टू द आउटर सेल्स ऑफ द कॉर्टेक्स, वहां तक इनकी पहुंच है। फिर उसके बाद इनको फर्दर वेस्कुलर टिश्यूज तक कंडक्ट कर दिया जाएगा। ऑन द अदर साइड, एक्टोमाइक्रोराइजे में अगर देखा जाए तो एक्टो, आउटसाइड, इससे क्या मुराद है कि इन दिस टाइप ऑफ माइक्रोराइजल एसोसिएशन द फंगल हाइफे विल नॉट पेनिट्रेट इनटू द सेल्स। यहां पे हाइफे सेल्स के अंदर घुसने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उनकी सेल वॉल्स के साथ साथ ट्रेवल करते रहते हैं और अपना काम फिर भी कर जाते हैं। सेल वॉल्स के दरमियान में प्लाज्मोडेस्माटा की तरह के पोर्स मौजूद होते हैं, जहां से ये मिनरल्स को एक्सचेंज कर लिया जाता है बिटवीन द फंगल हाइफी एंड द सेल्स ऑफ द कॉर्टेक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हम अभी यहां पे स्टेट भी कर लेते हैं, ताकि अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे। द एसोसिएशन बिटवीन fungal hyphae and plant root cells, in which hyphae penetrate into the outer cells of the root. Alright students, यहां पे फिर तीन और चीजें मैं ऐड करने लगा हूं। They can make coils, they can make swellings and minute branches. ओके स्टूडेंट्स, इससे क्या मुराद है कि जो हाइफे फंजाई के रूट्स के इर्द गिर्द क्लस्टर्स बना रहे हैं, वो कॉइल फॉर्म में हो सकते हैं, वो हो सकता है फूले हुए स्ट्रक्चर्स बना दें। इनके डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट नेम्स हैं जो आपकी बुक में मेंशन नहीं है, इसलिए हम इस डिटेल में नहीं जा रहे। और ये भी हो सकता है कि छोटी छोटी शाखों की तरह हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो उभार बने हुए नजर आए हमें रूट्स के इर्द गिर्द, तो इसको हम कहेंगे दिस इज एंडोमाइकोराइजे। अब दूसरी तरफ एक्टोमाइकोराइजे को स्टेट कर लेते हैं। The association between fungi and root of the plant, in which the hyphae surround
the cells of outer layers of root. Okay, students, this type of association could be found in pines and firs, etc. अब देखें, इन दोनों डेफिनेशंस के अंदर मैंने दो वर्ड्स स्पेशली कैपिटल लिखे हुए हैं. ओके, यहां पे मैंने लिखा था पेनिट्रेट, ओके, और दूसरी तरफ आपको नजर आ रहा है सराउंड. अब देखें, इन दोनों अल्फाज की वजह से ही हमने इन दोनों माइक्रोराइजल एसोसिएशंस को डिफरेंशिएट किया हुआ है. पहले वाला एंडो, जहां पे हाइफे पेनिट्रेट कर चुके हैं, धंस चुके हुए हैं. दूसरा एक्टो, जिसमें पेनिट्रेशन नहीं हो रही बल्कि हाइफे दे विल रिमेन आउटसाइड द सेल वॉल्स. ओके स्टूडेंट्स, सो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसलिए इसकी स्टेटमेंट को याद रखिएगा. इसके बाद स्टूडेंट्स एक और टॉपिक मैं इसके साथ ऐड कर रहा हूं, दैट इज द लैंड एडेप्टेशंस ऑफ फंजाई. ओके, तो इसको देखते हैं अभी. नेक्स्ट, लैंड adaptations of fungi. जी स्टूडेंट्स, एडेप्टेशंस से क्या मुराद है कि इस किस्म की तब्दीलियां जो फंजाई ने अपने अंदर पैदा की हैं ताकि वो जमीन के ऊपर, चूंकि खुश्क एनवायरनमेंट है, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट है, तो यहां पे वो अपनी कामयाब जिंदगी किस किस तरह से गुजार सकती है. इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज इन्होंने अपने अंदर डेवलप की हुई हैं, इनको हम वन बाय वन अभी समझ लेते हैं. ओके, नंबर वन इज फंजाई लिव इन मॉइस्ट हैबिटेट्स. ओके, फंजाई जो है हमेशा नमी वाली जगह पे ग्रो करते हुए हमें नजर आएंगे, स्पेशली इफ द मॉइस्चर इज कंबाइंड विद द वार्मथ. थोड़ा सा वार्म टेम्परेचर होगा और उसके साथ मॉइस्चर होगा तो द फंजाई दे विल शो एनॉर्मस ग्रोथ. ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज नंबर वन. फिर उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि द फंजाई कैन ग्रो वेयर एवर द ऑर्गेनिक मैटर इज प्रेजेंट, क्योंकि हमने ये कहा हुआ है कि फंजाई आर डीकंपोजर्स. अगर फंजाई डीकंपोजर्स हैं तो इट मींस व्हाट, जहां कहीं भी कोई ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है जिसको डीकंपोज या डिके करना है, उसको तोड़ फोड़ के मजीद छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है, तो वहां पे फंजाई और बैक्टीरिया जरूर मौजूद होंगे. नंबर थ्री इज द सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ फंजाई एंड दैट इज काइटिन. ओके, अब काइटिन क्या कर रही है यहां पे? इट इज प्रेजेंट एज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द फंगल सेल्स, सेल वॉल के तौर पे मौजूद है. एंड काइटिन इटसेल्फ इज अ रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर जो कि फंजाई को बजाते खुद डिके से रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है. उसके साथ स्टूडेंट्स एक बड़ी अहम बात, हम कहते हैं कि फंजाई और बैक्टीरिया दोनों डीकंपोजर्स हैं. क्या बैक्टीरिया अच्छे डीकंपोजर्स हैं या फंजाई बेहतर डीकंपोजर्स हैं? तो फंजाई आर बेटर, क्योंकि ये लिग्निन और सेलुलोज वगैरह को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे डीकंपोजर बैक्टीरिया ये काम नहीं करते. ओके, देन नंबर फोर इसमें अगर हम ऐड करना चाहें तो हम ये कहते हैं कि द फंजाई दे शो एक्सटेंसिव फास्ट स्प्रेडिंग ग्रोथ ऑफ देयर हाइफे. इनके हाइफे बड़ी तेजी से ग्रो करते हैं. आप अगर खुद से इसको एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहें तो एक स्लाइस ले लें ब्रेड का, एक छोटा सा टुकड़ा, और उसके ऊपर थोड़ा सा मॉइस्चर, पानी के कतरे कुछ गिरा दें, या अगर शॉवर वगैरह मौजूद है तो स्प्रे कर दें, और उसको किसी जगह पे, ऐसी जगह पे रखें जहां मॉइस्चर भी मौजूद है और थोड़ा बहुत टेम्परेचर भी रूम टेम्परेचर से हाई है. तो स्टूडेंट्स आपको चंद ही घंटों के बाद उसके ऊपर फंगस, फफूंदी ग्रो करती हुई नजर आना शुरू हो जाएगी, जो कि इस बात की पहचान है कि फंगस को जहां भी डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर नजर आएगा या खुराक मिलेगी वहां इसके हाइफे बहुत तेजी से ग्रो कर जाते हैं. और इस तेज ग्रोथ की एक और वजह है, दैट इज द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग विद इन द हाइफे. क्योंकि सेल्स के जो सेल वॉल्स हैं, पार्टीशंस हैं, उनके अंदर सुराख होते हैं छोटे छोटे, तो वहां से ये साइटोप्लाज्म खुद ब खुद आगे पीछे मूव करता रहता है टू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट द न्यूट्रिएंट्स. ओके, फिर उसके बाद अगला पॉइंट अगर हम देखें तो इसमें हम ये बात शामिल कर सकते हैं कि द फंजाई हाउ दे पास और सरपास द ड्रेस्टिक कंडीशंस ऑफ द एनवायरनमेंट. अगर ऐसा हो कि माहौल में बहुत सारी ऐसी तब्दीलियां आना शुरू हो जाएं कि जो फंजाई की ग्रोथ के लिए
फेवरेबल नहीं है, तो उस सूरत में फंजाई क्या करते हैं, या तो अपनी रेस्टिंग स्टेज में चले जाते हैं, सो जाते हैं बहुत ज्यादा अरसे के लिए, स्पेशली उसको डॉर्मेंसी कहा जाता है, या फिर ऐसा होता है कि रेजिस्टेंट स्पोर्स बना लेते हैं, और ये जो स्पोर्स हैं ये फर्दर किसी भी किस्म की एक्सटर्नल एक्सट्रीम कंडीशंस में आराम से गुजारा कर सकते हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस दोबारा आएंगी, साथ ही ये फंजाई के जो स्पोर्स हैं या जो भी फंगल स्पीशीज है ये दोबारा से अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू कर लेगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो दैट इज अगेन अबाउट द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। फंजाई नॉन फ्लैजिलेटेड सेल्स बना चुकी है, इसके पास कुछ इस तरह के रिप्रोडक्टिव सेल्स मौजूद हैं जिनको अपने डिस्पर्सल के लिए, अपने फैलाव के लिए पानी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। बहुत सारे ऐसे स्पोर्स हैं कि जो हवा के जरिए डिस्पर्स कर दिए जाते हैं। यही वजह है कि थोड़ी सी हवा चले, विंड, तो उसके साथ बहुत सारे फंगल स्पोर्स बहुत लंबा फासला तय कर सकते हैं। तो इस लिहाज से नाउ दे आर नो मोर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर देयर डिस्पर्सल और रिप्रोडक्शन। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। किस लिहाज से अहम है कि फंजाई कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ पीएच। अब देखें, हम कहते हैं कि कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो एसिडिक एनवायरनमेंट में जिंदा नहीं रह सकते, कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो बिल्कुल एल्कलाइन एनवायरनमेंट में जिंदा नहीं रह सकते। तो इन दोनों सूरतों में फंजाई हमारे पास एक चैलेंजिंग ऑर्गेनिज्म के तौर पे मौजूद है कि कुछ ऐसी फंजाई भी हमारे माहौल में पाई जाती हैं कि जो इंतहाई एसिडिक एनवायरनमेंट में यानी एट द पीएच ऑफ 2 और दूसरी तरफ एल्कलाइन एनवायरनमेंट में एट द पीएच ऑफ 9 इस वाइड रेंज तक एग्जिस्ट करते हुए नजर आए हैं। ऑलराइट, फिर इसी तरह पीएच के साथ अगर कंपेयर किया जाए टेम्परेचर को, तो यहां पे स्टूडेंट्स एक और आपके लिए जनरल इंफॉर्मेशन की बात है कि कभी आप अपने फ्रिज में पड़े हुए वेजिटेबल्स, सब्जियां और फल वगैरह इनको देखें जो ज्यादा अरसे के लिए वहां पे पड़े रहते हैं, तो क्या होता है कि उनके ऊपर या तो ग्रीन सी स्कम एक लेयर आ चुकी होती है, या फिर ऐसा होता है कि उसमें से बैड स्मेल पैदा हो चुकी होती है। तो वो असल में ऐसी फंजाई हैं जो उस खुराक को भी डिकम्पोज करने के लिए पहुंच चुकी हैं जो आपने फ्रिज में या रेफ्रिजरेटर में संभाल के रखी हुई थी ताकि आप इसको कुछ अरसे के बाद इस्तेमाल करें। अब ये वो फंजाई हैं जो -5 डिग्री सेल्सियस पे यानी बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, और कुछ ऐसी टाइप्स भी जो 50 डिग्री सेल्सियस पे मिड ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट पे भी ग्रो कर सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इस वजह से ये जो हमारी फ्रिज में पड़ी हुई खुराक खराब हो जाती है, इसका मतलब ये है कि यहां पे वो फंगस अटैक कर रही है विच कैन सर्वाइव बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, जहां पे बहुत सारे बैक्टीरिया भी ग्रो नहीं करते। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट को देखें तो हमें पता चलता है कि बहुत सारी फंजाई ऐसी हैं कि जो इंतहाई हाइपरऑस्मोटिक कंडीशंस में, जब बाहर वाले एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा सोल्यूट्स मौजूद हैं जैसे कि कंसंट्रेटेड सॉल्ट या शुगर सॉल्यूशंस हैं या जैम्स और जेलीज हैं, वहां पे भी ये फंगस ग्रो कर जाती है। स्पेशली हमारे घरों के अंदर एक सेल्फ मेड रेसिपी होती है पिकल्स, अचार बनाने की। वहां पे स्टूडेंट्स बहुत सारे स्पाइसेस भी मौजूद हैं और ऑयल्स भी मौजूद हैं। ओके, अब ये जितने भी स्पाइसेस और ऑयल्स वगैरह मौजूद हैं, बाज़ औक़ात इनके ऊपर भी अगर मॉइस्चर आ जाए, नमी आ जाए, तो उसके ऊपर भी वाइट कलर की या ग्रीनिश कलर की एक लेयर ग्रो करती हुई नजर आती है। दैट इज ऑल्सो द फंगस। ओके, तो उस सूरत में भी आपके खाने वाली चीजें खराब हो चुकी होती हैं। देन स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो फंगल हाइफी हैं, दे स्टोर देयर फूड in the form of glycogen and lipid droplets. Alright, अपनी खुराक को जखीरा अगर करना हो तो ग्लाइकोजन द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल्स नॉर्मली, तो ये एक सिमिलैरिटी भी बनती है फंजाई और एनिमल सेल्स की। फिर दूसरी तरफ क्या है, ऑयल ड्रॉपलेट्स जो कि एनर्जी रिच कंपाउंड्स हैं, लिपिड्स, उनको फंजाई अपने लिए स्टोर कर लेती है कि जब कभी भी अनफेवरेबल कंडीशंस का सामना होगा तो द फंजाई इट विल यूटिलाइज दैट फूड and at the end it will survive for longer durations. Okay students, so this was the review of all of the adaptations of fungi on the land, जिस वजह से ये फंजाई इस काबिल हो सकी है कि जमीन के ऊपर एक सक्सेसफुल लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह रह सके। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो यहीं पे इसको खत्म करते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी।